अजीज़ तलबा तलबात, मेरा नाम फराद है। मैं मेडल स्कूल की तरफ से आपकी उर्दू टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा अनुमान है खतूत नगारी यानी खत। आज हम सीखेंगे खत क्या है और खत को लिखते वक्त किन अहम बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि खत क्या है। खत निजी सतह पर शख्सी जज्बात के इजहार का तरीका है। निजी यानी ज़ाती सतह पर शख्सी जज्बात के इजहार का तरीका। खत हमेशा ज़ाती होते हैं। ये ज़ाती तौर पर लिखी जाने वाली तहरीर है जो इंसान ज़ाती हैसियत में लिखता है। खत में इंसान अपने जज्बात का इजहार करता है। एक खत में खत लिखने वाले की शख्सियत का मुकम्मल तौर पर इजहार होता है। खत पढ़ने वाला खत पढ़कर लिखने वाले की शख्सियत के मुताबिक जान सकता है कि वो किस किस्म की शख्सियत का मालिक है। खत जो है एक खत ज़ाती और तरीक़ी दस्तावेज़ की बिना पर खत को उर्दू अदब में एक अहम मकाम हासिल है। ज़ाती खतूत आपके अपने लिए अहम होते हैं, लेकिन जो तरीक़ी खतूत होते हैं उनकी हैसियत ना सिर्फ ज़ाती होती है बल्कि तरीक़ी भी होती है। यानी हमारे जो बड़े लोग हैं, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, गालिब के खतूत जो हैं उनकी हैसियत तरीक़ी है, यानी वो तरीक़ का एक मुस्तनिद ज़रिया है उस वक़्त की मालूमात को हासिल करने के लिए। को 4 अक़साम में तकसीम किया गया है। खत की अक़साम सबसे पहले ज़ाती खतूत, नंबर 2 कारोबारी खतूत, नंबर 3 रस्मी खतूत और नंबर 4 अमूमी खतूत। ज़ाती खतूत वो खतूत होते हैं जिनमें जो हम अपने अजीज़ों कारब को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को लिखते हैं। कारोबारी खतूत कारोबारी नोयत के होते हैं। इनमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बुक्स खरीदनी है तो आप बुक्स खरीदने के लिए जो खत लिखेंगे वो कारोबारी खत होगा। आगे है रस्मी खतूत। रस्मी खतूत वो खतूत होते हैं जो सरकारी महकमे को लिखे जाते हैं या सरकारी अफसरान को लिखे जाते हैं अपनी शिकायत तलाश करने के लिए या कोई तजवीज़ देने के लिए। और अमूमी खतूत बोलते हैं, इनमें बहुत सी साम शामिल हैं। खत लिखने के कुछ बुनियादी असूल होते हैं। इन बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखना चाहिए खत लिखते वक्त। सबसे पहले दाएं तरफ 1 इंच का हाशिया लगाएंगे और नंबर 2 पहली, दूसरी और चौथी सतर के आगाज में 1 या 2 अल्फाज की जगह छोड़ेंगे। यानी पहली, दूसरी और चौथी सतर में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 अल्फाज की जगह ज़रूर छोड़ेंगे। नंबर 3 मुखातब की उम्र, हैसियत और रिश्ते के मुताबिक अल्फाज का मौजू इस्तेमाल। खत लिखते वक्त आपके जहन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसको मुखातिब कर रहे हैं। अगर कोई आपसे बड़ा है तो इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए आप उसके लिए आप, जनाब, मोहतरम, मोहतरमी वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई आपका हम उम्र या आपका दोस्त है उसका खत लिख रहे हैं तो बेतकल्फ़ी की फ़िज़ा कायम करने के लिए तुम और तुम्हारे के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई आपसे छोटा है तो प्यार के इजहार के लिए आप और प्यार वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। चौथा असूल सादा और मुख्तसर फिकरात। खत लिखते वक्त आपने देखना है कि खत में जज्बात का इजहार होता है, इसलिए इसमें अदबी ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें बिल्कुल सादा ज़बान इस्तेमाल करेंगे। इसमें सादा अल्फाज होंगे और छोटे छोटे फिकरात होंगे, यानी छोटे छोटे से जुमले होंगे। नंबर 5 इंसानी जज्बातों, एहसासात का इजहार। खत हमारे जज्बात की अक्कासी करता है। इसमें जज्बात का इजहार होता है, यानी इसमें इजहार होता है मोहब्बत का, खुलूस का, चाहत का, शिद्दत का, दूरी का, यानी इन तमाम जज्बात का इजहार होता है। इसलिए इसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं
पढ़ने वाले को आपके जज्बात के मुतालिक जान सके। नंबर 6, तहरीरी के बजाय बयानी अंदाज। खत में जो कि जज्बात का इजहार होता है, खत में हम अपने जज्बात, हमारे जज्बात की अक्कासी करता है, इसलिए इसमें तहरीरी की बजाय बयानी अंदाज होगा। यानी आप पढ़ने वालों को ऐसा महसूस हो कि जैसे वो आपसे बातें कर रहा है, उसको ऐसे ना महसूस हो कोई अदबी तहरीर पढ़ रहा है, उसको ऐसा महसूस हो जैसे वो आपसे बातें। नंबर 7 है खत में उम्दा मंहज। यानी आप मरी की सैर करने गए हैं, आप अपने दोस्त को अपने टूर के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे कि आपके दोस्त को यूँ महसूस हो कि वो भी आपके साथ मरी की सैर करने गया था। नंबर 8 है पैराग्राफ में तकसीम। तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो खत को बिल्कुल सीधा लिखते हैं, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। खत हो या कोई भी तहरीर हो, मजमून हो या कोई भी आप बीती हो, कहानी हो, तो इसमें आप बिल्कुल सीधा नहीं लिखेंगे, आप इसको पैराग्राफ में लिखेंगे। पैराग्राफ में लिखने से जो पढ़ने वाला आता है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए बेहतर है कि आप पैराग्राफ में। खैरियत दरियाफ्त करना या खैरियत से आगाह करना। जब आप खत लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खैरियत दरियाफ्त करेंगे और कहाँ पे खैरियत से आगाह करेंगे। अगर आप घर पे हैं, यानी अपने फादर को खत लिख रहे हैं या आपके फादर किसी दूसरे शहर में है, तो क्या करेंगे आप अपने घर वालों की और अपनी खैरियत से आगाह करेंगे और अपने फादर की खैरियत जो है वो दरियाफ्त करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी हॉस्टल में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी खैरियत से आगाह करेंगे और घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। यानी खत लिखते वक्त आपको इस बात को अपने जहन में जरूर रखना है। आगे है नंबर 10, एक सफ़ा पूरा होना चाहिए, लेकिन 6-7 क्लास के तलबात अगर 150 पे लिख रहे हैं तो ज़रूरी है कि कुछ तलबात ये करते हैं कि जब वो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो 1 या 2 लाइन लिख के छोड़ देते हैं। इससे बेहतर तो ये कि आप एक ही सफ़े पे इसको कंप्लीट करें, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 5 या 6 लाइनें ज़रूरी। आपके 4 अज़्ज़ा होते हैं। नंबर 1 पेशानी, नंबर 2 अलकाबो अदाब, नंबर 3 नफ्स मज़मून या मतन, और नंबर 4 है इख्तितामिया। पेशानी के आगे 2 हिस्से होते हैं, यानी खत लिखने वाला अपना पता तहरीर करता है, खत लिखने वाले का पता।
इसका दूसरा हिस्सा है खत लिखने की तारीख, यानी जिस तारीख को खत लिखा गया है। तो उसमें आप अपना पता लिखेंगे, लेकिन अगर आप कोई तालबा तलबात हैं, आप इम्तिहानी मरकज़ में बैठ खत लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे। और खत लिखने की तारीख में एक बात को खास याद रखना चाहिए। खत लिखने की तारीख पहले हिंसों में होगी, फिर लफ्ज़ों में होगी और फिर हिंसों में होगी। इसका है मर्तबे के मुताबिक मर्तबे के मुताबिक अलकाब, यानी खत लिखते वक्त, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि खत लिखते वक्त मुखातब की उम्र, हैसियत और रिश्ते के मुताबिक अल्फाज का मौजू इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर कोई आपसे बड़ा है, इज्जत और एहतराम देने के लिए आप जनाब, मोहतरम, मोहतरमी के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका हम उम्र है तो बेतकल्फी की फिजा कायम करने के लिए तुम और तुम्हारे के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे छोटा है तो आप प्यार और मोहब्बत के इजहार के लिए आप और प्यारे वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 है नफ्स, मज़मून या मतन। नफ्स, मज़मून या मतन के 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। मज़मून या मतन, नफ्स, मज़मून या मतन के आगे 3 हिस्से होते हैं। तमहीद से आगाज, तमहीद से आगाज यानी कि जैसे कि हमने पहले जिक्र कर चुके हैं कि खैरियत याफ्त करना या खैरियत से आगाह करना, यानी अगर आप घर में मौजूद हैं तो आप घर वालों की और अपनी खैरियत से आगाह करेंगे। लेकिन आप कहीं बाहर हैं तो घर वालों को हाथ लिख रहे हैं तो घर वालों की खैरियत पूछेंगे और अपनी खैरियत से आगाह करेंगे। ये है तमहीद से आगाज। नंबर 2 है असल मुद्दा, यानी जिस मकसद के लिए आप हाथ लिख रहे हैं। असल मुद्दा यानी अगर आप शुक्रिया अदा करने के लिए हाथ लिख रहे हैं, खैरियत याद करने के लिए हाथ लिख रहे हैं, दावा देने के लिए हाथ लिख रहे हैं, यानी जो भी आपका हाथ लिखने का मकसद है आप वो बयान करेंगे। नंबर 3 है तकमीले मज़मून। तकमीले मज़मून यानी आप एकदम से खत को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि मौजू अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए खत को खत्म करेंगे। ये ऐसा महसूस ना हो कि एकदम से खत खत्म हो गया, आप इसके लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नफ्स, मज़मून के 3 हिस्से हैं। तमहीद से आगाज यानी आप खैरियत याफ्त करेंगे और खैरियत से आगाह करेंगे। नंबर 2 है असल मुद्दा, यानी आप जिस मकसद के लिए खत लिख रहे हैं मकसद बयान करेंगे। नंबर 3 है तकमीले मज़मून, यानी आपने अच्छे अल्फाज से खत का इख्तिताम करना है। लास्ट में है दुआया फरमान। दुआया फरमान में होगा कि वस्सलाम, आपका ताबे फरमान अलिफ बे जी, या ये खत का खाका लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बुनियादी सूरों में बताया कि खत लिखते वक्त पहली, दूसरी और चौथी सतर में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 अल्फाज की जगह छोड़नी है। सबसे पेशानी का पहला हिस्सा क्या है?
हैसियत दोबारा रिपीट कर देती हूँ, उम्र, हैसियत और रिश्ते के मुताबिक यहाँ अल्फाज का मौजूद इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर कोई आपसे बड़ा है तो इज्जत और इहतराम से बुलाने के लिए आप जनाब ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हम उम्र है तो बेतकल्फी की फिजा कायम करने के लिए तुम और तुम्हारे के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे छोटा है तो प्यार और मोहब्बत के इजहार के लिए आप प्यारे के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी को मुखातब करते हैं तो यहाँ पे नदाया की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी को मुखातब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रकाबोदाब के बाद नदाया की अलामत आएगी। रकाबोदाब का दूसरा शब्द जो है, देखिए हम चौथी लाइन है तो इसमें हमने एक या दो लफ्ज़ की जगह छोड़ी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना है, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो सीन से पहले लाम नहीं लिखते। यहाँ पे सीन से पहले लाम जरूर आएगा, यहाँ पे सीन से पहले लाम जरूर आएगा और मीम के बाद वाव नहीं आएगा बल्कि मीम के ऊपर पेश आएगी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे भी हम नदाया की अलामत इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन से जो है वो खत स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अस्सलाम वालेकुम के बाद यहीं से खत को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नदाया की अलामत नहीं आएगी, यहाँ पे राब्ता की अलामत आएगी। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं तो अगर आप इसी लाइन से खत को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे राब्ता की अलामत आएगी। लेकिन अगर आप नीचे वाली लाइन से खत स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हम नदाया की अलामत इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नफ्स मज़मून, इसका तीसरा हिस्सा क्या है, नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में पहला हिस्सा जो है वो है तमहीद से आगाज़, यानी आप खैरियत दरियाफ्त करेंगे या खैरियत से आगाह करेंगे। यहाँ से आप खत स्टार्ट करेंगे, उसके बाद होगा नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून में आप असल मुद्दा या असल मकसद बयान करेंगे कि यानी इस मकसद के लिए आपने खत लिखा है, शुक्रिया अदा करने के लिए, दावा देने के लिए, खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, या जिस मकसद के लिए भी आपने खत लिखा है वो असल मकसद का लिखेंगे। उसके बाद लास्ट नफ्स मज़मून का हिस्सा वो होगा तमहीद से आगाज़, यानी कि आपने अच्छे अल्फाज तकमील मज़मून होगा, यानी आपने अच्छे अल्फाज से